हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो दैट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपनी प्रिपरेशन में अपने डाउट्स को नहीं आने दे रहे हैं और डाउट सारे क्लियर करते जा रहे हैं। और साथ ही साथ में बायोलॉजी के अंदर स्पेशली आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को भी देख रहे हैं। ना सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना बल्कि एनसीईआरटी का हर एक चप्पा आप छान रहे होंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी देख रहे होंगे और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। ठीक है। बच्चों, आज हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। इसके सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करते हैं। बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्लास 11 बायोलॉजी का ये चैप्टर है। थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजिंग भी लगता है, लेकिन मैंने इसको चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ा रखा है इस चैनल के ऊपर, तो आप जाकर मेरी वीडियोस देख सकते हैं। वो काफी आपके लिए हेल्पफुल भी होने वाली है। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज एकता सोनी एंड आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और इस एक वीडियो में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे बैक एक्सरसाइज के। ठीक है, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। नंबर 1 क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट आर दी मैक्रोमोलिक्यूल्स। यार मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखो, इनके नाम में लिखा हुआ है कि मैक्रो का मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बहुत बड़े बड़े हैं, जो बहुत लंबी लंबी चेन्स भी बनाते होंगे, है ना, और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज्यादा होता होगा। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, है ना। और वो किससे बनते हैं? जो छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हीं के उनके उनको ही अगर हम ऐड करते जाते हैं, पॉलीमराइजेशन करते जाते हैं, तभी हमारे पास में मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? पॉलीमराइजेशन ऑफ अ ह्यूज नंबर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ पर पॉलीमराइजेशन ऑफ ह्यूज माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको हम क्या करते हैं? पॉलीमराइज कर देते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करें, अगर प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, राइट। तो प्रोटीन जो होता है ना, वो छोटे छोटे जो है अमीनो एसिड्स का ही ग्रुप। अमीनो एसिड्स जब आके पॉलीमराइज हो जाते हैं, पॉलीमर बना देते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हाई वेट वाली, हम बोल सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। तो हाई मॉलिक्यूलर वेट की वजह से हम बोल सकते हैं कि ये प्रोटीन जो होता है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि प्रोटीन का भी इसका एग्जाम्पल आ जाता है। यहाँ पर आपके पास में कार्बोहाइड्रेट होता है, वो भी इसका एग्जाम्पल आ जाता है। तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप इसको बता भी सकते हैं इस एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है। Next question is what do you mean by tertiary structure of the protein? Tertiary structure of the protein जो होता है ना, वो क्या होता है? यार देखो, सिंपल सी बात है तुम्हारे सामने। ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है, उसमें क्या होता है? जो नॉर्मल स्ट्रक्चर, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, उसमें क्या होता है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वैसे चेन बनाते हैं, सिंगल चेन। ठीक है, ऐसे बिल्कुल पोजीशन दिखती है हमें अमीनो एसिड की, कौन सा अमीनो एसिड कौन सी पोजीशन के ऊपर है। दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मैं इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा फोल्ड कर दूं, हेलिक्स बना दूं, काइंड ऑफ हेलिक्स अगर मैं इसका फॉर्म कर दूं इस तरीके से, है ना, ये जो हो जाता है बच्चों की सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ना सिर्फ हेलिक्स आता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट भी आती है। बट अगर मैं हेलिक्स बना दूं और इस हेलिक्स को भी मैं और ज्यादा फोल्ड कर देती हूँ, अगर बहुत ज्यादा फोल्ड कर देती हूँ, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर जो है ऐसी फोल्डिंग्स बन जाती हैं बच्चों, कैसे ऊन का गोला नहीं होता, ऊन जिसके अंदर हम समेट के रखे हुए होते हैं, तो उसमें दो एंड्स होते हैं, एक एंड यहाँ पर होगा, एक एंड यहाँ पर होगा आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में दो एंड्स यहाँ पर बन जाते हैं, ये हो जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होता है, अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ही बहुत ज्यादा फोल्ड कर देते हैं, तो ये एक तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है जो हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो होती है ना, दिस इज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, जिसके अंदर क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं बच्चों, जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के अंदर, वो सारे के सारे इसके अंदर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और जो आपके ग्रुप्स होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर की साइड में इनएक्टिव ग्रुप्स हैं और बाहर की साइड में फंक्शनल ग्रुप और एक्टिव ग्रुप्स प्रेजेंट यहाँ पर होते हैं। एक सिरा आपको पता ही कि पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन जब भी बनती है तो उसमें एक सिरा एन होता है और एक सिरा सी सिरा होता है, राइट। तो सी सिरा और एन सिरा यहाँ पर बन जाएगा। तो ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आप बता सकते हैं। उसके बाद में अपने क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एंड राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ 10 इंटरेस्टिंग स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट। स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं, माइक्रो मॉलिक्यूल की बात करी जा रही है। फाइंड इफ देयर इज एनी इंडस्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स द कंपाउंड्स बाय आइसोलेशन एंड फाइंड आउट हु आर द बायर्स। तो बच्चों, सबसे पहले आप 10 इंटरेस्टिंग स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले बायोमोलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास में आ जाता है ग्लूकोज, राइट। ग्लूकोज का अगर आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो बना दें।
हाँ जी, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूलर वेट, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट का ही आपके पास में एक बायोमॉलिक्यूल होता है। तो अगर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाने जाएं, हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाने चाहें, है ना, इसकी रिंग वाली स्ट्रक्चर बनाना चाहें, तो कुछ इस तरीके की ये स्ट्रक्चर बन जाती है ना। यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है वो ऐसे बीच में फंसा हुआ रहता है और बाकी के 5 कार्बन जो होते हैं वो इस तरीके से रिंग बना रहे होते हैं, और जो एक और कार्बन होता है वो रिंग में नहीं शामिल होता, वो बाहर शामिल होता है। दैट मीन्स कि ग्लूकोज जो होता है इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ कंटेनिंग 6 कार्बन एटम्स, ठीक है, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर HOH यहाँ ऐसे होता है, HOH यहाँ होता है, यहाँ पर आपके पास में OH और H होता है, और यहाँ पर बच्चों आपके पास में HOH होता है, और आपके पास में CH2OH और OH, CH2OH और H होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ऐसे बच्चों आप 10 स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में जो जो गिवन है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि हम बनाए राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये ग्लूकोज शुगर थी, ये हमारी हेक्सोज शुगर थी, और राइबोज जो होती है दिस इज आल्सो मोनोसेकेराइड, एंड मोनोसेकेराइड तो आपको पता ही है ना, कभी भी मैक्रोमोलिक्यूल्स कंसिडर नहीं करे जाते हैं। तो मोनोसेकेराइड में राइबोज जो है अब वो आपका क्या हो जाएगा, पेंटोज शुगर होती है। राइबोज में 5 कार्बन होते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है ना। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, देखिए 1 2 3 4 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं और एक कार्बन जो होता है वो रिंग के बाहर होता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे, H हो गया, ये OH हो गया, है ना। यहाँ पे H और OH इस तरीके से होता है, यहाँ पर H और OH इस तरीके से होता है। फिर बच्चों यहाँ पर आपके पास में CH2OH होता है और H होता है। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपके पास में राइबोज यानी पेंटोज शुगर की दिख जाती है। ऐसे ही आप 10 मॉलिक्यूल्स का बना सकते हैं बेटा, कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम अगला चूज कर लेते हैं क्या, हाँ जी, हम अगला चूज कर लेते हैं जैसे कि ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो होता है वो हमारे पास में अमीनो एसिड होता है, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं बच्चों आपके पास में जो COH ग्रुप होता है ना, हमारे पास में जो जैसे मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 4 हाइड्रोजन इसके चारों तरफ, एक कार्बन के चारों तरफ होने चाहिए। तो 4 हाइड्रोजन की बजाय हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसे कैसे रहने देंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं बच्चों, उसकी जगह पर अपन क्या लगा देते हैं, COH ग्रुप लगा देते हैं, और एक की जगह पर अपन NH2 ग्रुप लगा देते हैं। बच गया जो एक हाइड्रोजन होता है बच्चों, उसकी जगह पे हम R ग्रुप लगाते हैं, दैट इज एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप की जगह कोई भी आ सकता है। तो यहाँ इस एल्काइल ग्रुप की जगह पे जब हाइड्रोजन होता है ना, तो दिस अमीनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन, ठीक है। तो ग्लाइसिन आप बना सकते हैं। ऐसे ही आप एलेनिन भी बना सकते हैं। एलेनिन अगर आप बनाना चाहो, है ना, तो एलेनिन में भी कर सकते हो। सेम आर की जगह पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर CH3 लिख देंगे, मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे, तो वो आपके पास में इस तरीके से बन जाएगा। तो ऐसे करके आप 10 स्ट्रक्चर्स अपनी एनसीईआरटी से करके प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 10 की 10 नहीं बना रही हूँ, तो आप इसको बना सकते हैं। ऐसे ही बच्चों हम अगर बात करें कि जो हमारे पास में 10 स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट है, फाइंड if there is any industry which manufactures a compound by isolation। तो यार कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि इन कंपाउंड्स को फॉर्म करती है बाय आइसोलेशन। तो देखो हमारे पास में स्टार्च कंपाउंड होता है, उसको हम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रीमियर स्टार्च प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये आपका रटाफिकेशन वाला है। अगर आपके पास में कोई भी रेफरेंस बुक है तो वहां से आप रटाफिकेशन कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट मच मैंडेटरी, बट आप याद कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास में लिक्विड ग्लूकोज होता है, तो मैं आपको एक बता देती हूँ, जैसे लिक्विड ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है आपका माइक्रो मॉलिक्यूल ही होता है ना, मोनोसेकेराइड ही है। तो ये जो होता है आपके पास में मैन्युफैक्चरर कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन होता है इसका, मैन्युफैक्चरर जो होता है बच्चों इंपीरियल लिक्विड ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है, इंपीरियल लिक्विड ग्लूकोज होता है। एंड साथ ही साथ में इसका बायर कौन है, यूज्ड इन मेकिंग फ्लेवर्ड ड्रिंक्स एंड इन रिसर्च। बच्चों कभी भी आपके पास में फ्लेवर्ड ड्रिंक बनानी होती हो, फ्लेवर्ड ड्रिंक का मतलब है ऐसी ड्रिंक जिसमें अपने फ्लेवर डाला हुआ है, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको फ्लेवर्ड ड्रिंक बनानी होती है तब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये लिक्विड ग्लूकोज वगैरह का यूज कर रहे होते हैं। तो वहां पर आपको क्या है कि ये बायर्स होते हैं इसके। तो बायर्स कौन है, जो फ्लेवर ड्रिंक वगैरह ये सब बना रहे होते हैं, तो इसके बायर्स वो होते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो इनको, ये रट्टाफिकेशन वाला है, इतना ज्यादा वो भी नहीं है, आपको लोड नहीं लेनी, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अंदर जहाँ पे अपन पढ़ते हैं पूरे चैप्टर वहां पर एक चीज गिवन नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लेने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोटीन यूज अ थेरेप्यूटिक एजेंट, फाइंड आउट फाइंड अदर एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक। तो यार देखो सिंपल सी मैं तुम्हें बात बता दूं,
प्रोटीन्स जो होते हैं उनके पास में क्या होता है, लिस्ट ऑफ प्रोटीन जो थेरेपेटिक होते हैं। थेरेपेटिक का मतलब आपके पास में क्या हो जाएगा, थेरेपेटिक वो हो जाते हैं बच्चों जो आपके एज अ मेडिसिनल यूज भी आपका होता है उसमें, जैसे कि इंसुलिन होता है आपके पास, है ना, ऑक्सीटोसिन होता है ना, ये सब आपके मेडिसिनल यूजेस हो सकते हैं, ऐसे वाले प्रोटीन्स भी होते हैं। एडीएच हार्मोन होता है, इसका भी मेडिसिनल यूज होता है। आपके पास में रेनिन एंजाइम होता, रेनिन हार्मोन होता है, उसका भी यूज होता है ना। आपके पास में बहुत सारे एंजाइम भी होते हैं, और आपके पास में जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर, फाइब्रिनोजन भी होता है। तो ये सारे के सारे थेरेपेटिक एजेंट्स होते हैं जो हमारे मेडिसिनल यूज के आते हैं। तो फाइंड अदर एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन के और एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, जो बच्चों हम आर्टिफिशियल स्वीटनर लाते हैं ना, आर्टिफिशियल स्वीटनर भी क्या होता है, एक प्रोटीन ही होता है ना। उसके साथ में प्रोटीन जो होते हैं वो डाइटरी सप्लीमेंट की तरह यूज करे जाते हैं हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। जो जिम जाते हैं वो लोग वो भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं प्रोटीन के ऊपर, तो डाइटरी सप्लीमेंट भी होता है। क्रीम्स और शैम्पू बनाने के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। तो आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे शैम्पू का ऐड आता है जिसमें कहते हैं प्रोटीन है, कि ये है, केराटिन है, वो है, फलाना ढिमकाना। तो ये सारे के सारे प्रोटीन्स ही होते हैं। तो ये इनके और फीचर्स भी हो गए, यूज भी हो गए। आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड की कंपोजिशन देखें तो देखो यार कैसे बनता है ट्राइग्लिसराइड। जैसे अपने पास में एक ग्लिसरॉल होता है, तो ग्लिसरॉल क्या होता है आपके पास में, इस तरीके से ग्लिसरॉल होता है ना, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। तो अभी क्या होता है आपके पास में, ग्लिसरॉल के साथ में ग्लिसराइड कब बनता है पता है आपको, ग्लिसरॉल के साथ में जब अपन एसिड लेके आते हैं, है ना, ग्लिसरॉल प्लस एसिड जब बनाते हैं तो अपने पास में ग्लिसराइड बनता है। तो ये हमारे पास में ग्लिसरॉल है, और इस ग्लिसरॉल के साथ में मैं रिएक्शन करवाती हूँ एसिड की। तो अगर मान लो मैं एक एसिड लेके आई हूँ यहाँ पर इस तरीके से, है ना, एक एसिड लेके आई, इस एक एसिड का OH और इसका H हटा दिया, तो यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। ऐसे ही बच्चों दूसरी मैं एसिड लेकर आती हूँ यहाँ पर R2, है ना, और ये OH और इसका H लेकर मैंने बॉन्ड बना दिया। ऐसे मैंने एक तीसरा एसिड और लिया, यहाँ पर एक R3 ले लिया। R3 लेने का मतलब है कि यहाँ पर दूसरा, मतलब अलग अलग एसिड्स में यूज कर रही हूँ, सेम एसिड यूज नहीं कर रही हूँ। तो ये H2 हटाने के बाद में बच्चों जो स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पर, जब स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये H2 हटा देते हैं अपन यहाँ पर। जैसे ही अपन H2 हटा देंगे बच्चों, इनके बीच में बन जाएगा बॉन्ड। क्या बन जाएगा, बॉन्ड। यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। ये पूरी स्ट्रक्चर होती है ट्राइग्लिसराइड की। ट्राइग्लिसराइड में क्या क्या चीजें शामिल हैं, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि एक होता है ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और 3 होते हैं फैटी एसिड। तो 1 ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड। ये तीनों चीजें मिलकर जो होती है ना बच्चों, ट्राइग्लिसराइड बना रही होती है, ठीक है। ये हो गया ट्राइग्लिसराइड का कंपोजिशन। आगे चलते हैं, कैन यू अटेंड द बिल्डिंग मॉडल्स ऑफ बायोमोलिक्यूल यूजिंग द कमर्शियली अवेलेबल एटॉमिक मॉडल। तो यार देखो, बॉल एंड स्टिक मॉडल आपको बताना है। तो देखो बायोमोलिक्यूल्स के लिए भी हम बॉल एंड स्टिक मॉडल यूज कर सकते हैं। बॉल एंड स्टिक मॉडल का मतलब क्या है, देखो यार, ये आपका एक पूरा मॉडल दिखाता है। जैसे कि ग्लूकोज के अपन स्ट्रक्चर बनाए तो ग्लूकोज कुछ इस तरीके का दिखता है ना, 6 कार्बन होते हैं उसमें। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। तो पहले वाले कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, और यहाँ पर आपके पास में HOH ऐसे होता है, H यहाँ पर, OH यहाँ पर फिर उल्टा होता है, OH और H हो जाता है आपके पास में। गलत बता दिया क्या यार, नहीं नहीं सही बनाया है ना। तो यहाँ पर हो जाता है, उसके बाद में बच्चों यहाँ पे H हो जाता है, फिर यहाँ पे OH हो जाता है, फिर यहाँ पर CH2OH हो जाता है। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है। तो आप इसको बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे कि अगर आप इस कार्बन को बॉल में बंद करें, है ना, और फिर इस हाइड्रोजन को ऐसे बॉल में बंद करें, ये बॉल है, और स्टिक किसको शो करता है, ये बॉन्ड्स को शो करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा तो इसको बॉल में बंद कर देंगे। तो यहाँ पर बॉल जो होता है ना, वो सारे के सारे जितने भी एटम्स होते हैं उनको शो करेगा, और जो स्टिक आएगी वो यहाँ पर हमेशा बॉन्ड्स को शो करेगी। तो जो भी बॉन्ड्स बने हुए हैं वो स्टिक से शो करे जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि OH आया आपके पास में, है ना, तो ये O लगाओ, फिर H लगाओ, इसको भी ऐसे लगाओ, फिर यहाँ पर H लगाओ, फिर यहाँ पर आप स्टिक लगाएंगे, फिर यहाँ पे बॉल लगाएंगे, फिर O लगाएंगे, फिर H लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सो ऑन, ठीक है। तो ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में बच्चों हम बात करते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड एलेनिन। तो देखो एलेनिन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम देखो, यहाँ पर एक होता है COOH ग्रुप और एक होता है NH2 ग्रुप। तो बच गया, एक साइड में H लगाएंगे, एक साइड में एल्काइल ग्रुप लगाते हैं। तो एल्काइल ग्रुप में अगर मिथाइल आ जाए तो ये मिथाइल की वजह से ये क्या हो जाता है, एलेनिन हो जाता है। तो एलेनिन की स्ट्रक्चर ये हो गई आपकी, बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर गम्स मेड अप ऑफ एंड इज फेविकॉल डिफरेंट। तो फेविकॉल और गम में डिफरेंट क्या होता है, देखो यार, फेविकॉल और गम्स में डिफरेंस क्या होता है। गम्स जो होते हैं वो आपके हेटेरोपॉलीसेकेराइड होते हैं, हेटेरोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड,
राइट, हेटेरोपॉलीसेकेराइड का मतलब होता है बच्चों जो मोनोसेकेराइड यूनिट है वो बिल्कुल सेम सेम नहीं है। जैसे कि अपने ग्लाइकोजन में देखी हमने कि ग्लाइकोजन जो होता है वो आपके पास में ग्लाइकोजन है, स्टार्च है ना, ये सारे हमने होमोपॉलीसेकेराइड में किए थे कि इनके अंदर मोनोसेकेराइड यूनिट आती है, ग्लूकोज 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 इनकी चेन बनती जाती है, तो वो तो होमोपॉलीसेकेराइड है जिसमें सिर्फ ग्लूकोज ग्लूकोज ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। बट हेटेरोपॉलीसेकेराइड समथिंग डिफरेंट, यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर मतलब मल्टीपल चीजें आती हैं और वो बॉन्ड्स बनाती हैं आपस में। तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है गम्स हमारे, और जो फेविकॉल होता है बच्चों ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड नहीं होता, ये सिंथेटिक पॉलीमर होता है, सिंथेटिक पॉलीमर होता है, ठीक है। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि फेविकॉल जो होता है और गम से कैसे डिफरेंट होता है, क्योंकि ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड में जो मोनोसेकेराइड यूनिट होती है वो शामिल होती है, और ये सारी की सारी मोनोसेकेराइड यूनिट पता है कैसे कनेक्ट होती है, ये सारी की सारी मोनोसेकेराइड यूनिट जो होती है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो रही होती है। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाती है, बट सिंथेटिक पॉलीमर में कोई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं बन रहा होता है ना, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गम एंड फेविकॉल, ठीक है। आगे चलते हैं, फाइंड आउट द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द प्रोटीन, इसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं पहले, है ना। फाइंड आउट हाउ मच cellulose is made up by all the plants in the biosphere and compare it with how much of paper are manufactured by men, and hence what is the consumption of the plant material by man annually and what a loss of vegetation। देखो यार रट्टाफिकेशन वाला है, बिल्कुल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो रट्टाफिकेशन वाला है तो हम डेटा डेटा पूरा लिख लेते हैं। तो बायोस्फीयर प्रोड्यूस पूरा का पूरा जो बायोस्फीयर होता है, द बायोस्फीयर प्रोड्यूसेस अबाउट 100 बिलियन टन, कितना करता है 100 बिलियन tons of cellulose out of 170 billion tons of total organic matter। टोटल ऑर्गेनिक मैटर में से ये 100 बिलियन सेल्यूलोज को प्रोड्यूस कर रहा होता है। और पेपर प्रोडक्शन ऑफ पेपर कंजप्शन जो होता है, जब अपन पेपर का कंजप्शन करते हैं तो मतलब उसका जो प्रोडक्शन होता है वहां पर कितना अपना वुड जाता है, तो अपना 0.5 बिलियन टन ऑफ वुड हम क्या कर रहे होते हैं वहां पर यूज कर रहे होते हैं पेपर कंजप्शन, मतलब पेपर का जो प्रोडक्शन होता है तब हमारा कितना वुड का कंजप्शन किया जाता है, 0.5 बिलियन वुड का कंजप्शन किया जाता है। तो ट्री जो होते हैं बच्चों उनको हम बहुत अलग अलग चीजों के लिए यूटिलाइज कर रहे होते हैं, अलग अलग चीजों के लिए, जैसे कि मान ली फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, टिम्बर के लिए, स्पाइसेस के लिए, बहुत चीजों के लिए हमारे ट्रीज को यूटिलाइज किया जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर अपन मान के चले तो 1.5 बिलियन जो टन होता है, 1.5 बिलियन ऑफ टन जो होता है वो फूड रिक्वायर्ड होता है हमारे पास में, है ना। हमारी पूरी दुनिया को 1.5 बिलियन टन जो होता है वो फूड रिक्वायर्ड होता है, फूड रिक्वायर्ड होता है। और वुड रिक्वायरमेंट जो होती है फॉर वेरियस पर्पस इंक्लूड्स 2 बिलियन टन, ठीक है। तो हमारे पास में फूड रिक्वायर्ड ये होता है, और 2 बिलियन टन जो होता है ये होती है वुड रिक्वायरमेंट। लकड़ी की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है और फूड की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है, तो इट इज डिफिकल्ट टू गॉज द एनुअल कंजप्शन ऑफ प्लांट मटेरियल बाय मैन। सो यूज ऑफ सेलुलोज लीड टू ग्रेट लॉस ऑफ वेजिटेशन, है ना। सेलुलोज का यूज करना मतलब कि आपने वेजिटेशन का बहुत ज्यादा लूज किया है, सिंपल सी बात है। तो ये आपको डेटा है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको रटना पड़ेगा, रटने के अलावा ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहली बात यार देखो, एंजाइम जो होते हैं वो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं। साथ में ये जो होते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एंजाइम्स की जो और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है कि ये काइंड ऑफ प्रोटीन ही होता है, क्या होता है, ये काइंड ऑफ प्रोटीन ही होता है, ठीक है। कौन सी प्रोटीन होता है बच्चों, टर्शरी प्रोटीन, क्योंकि टर्शरी प्रोटीन के अंदर ही हमारे पास में क्या होते हैं, एक्टिव साइट्स होती हैं। तो ये एंजाइम की प्रॉपर्टी आ गई। साथ में हमारे पास में हम देख सकते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते हैं, हो रही रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है। तो दे डू नॉट इनिशिएट, ये कभी भी शुरुआत नहीं करेंगे, बट दे विल एक्सेलरेट, ठीक है, एक्सेलरेट दी
ऑलरेडी हैपनिंग रिएक्शन के अंदर को ही एक्सेलरेट करने का काम करते हैं, कभी भी नए सिरे से कोई रिएक्शन चलाने का काम नहीं करेंगे। एंजाइम्स जो होते हैं ये टेम्परेचर से इफेक्ट करते हैं, इनके ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। अगर टेम्परेचर इनके ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम होता है तब ये क्या होते हैं, इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं। लेकिन अगर इनका टेम्परेचर एक ऑप्टिमम स्टेज से बहुत ज्यादा चल जाता है तो ये डीनेचर हो जाते हैं, है ना। तो अगर मान लो कि ऑप्टिमम से कम हुआ, ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम हुआ तो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं कि काम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है बढ़िया से काम करते हैं। और अगर मान लो मैं कह दूं कि हायर देन ऑप्टिमम टेम्परेचर, इनका अगर इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर हायर देन ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए तो ये क्या हो जाते हैं, बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो इनकी एक्टिविटी जो होती है वो लूज हो जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि ये डीनेचर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे ही ये काम करते हैं। साथ में बच्चों इनके पास में कि मैक्सिमम लेवल ऑफ पीएच भी होता है, कि उस पीएच के ऊपर ही काम करेंगे, इनका ऑप्टिमम पीएच भी होता है, उसके ज्यादा ऊपर जो है एंजाइम काम नहीं करते हैं। तो इनका ऑप्टिमम पीएच होता है, सबसे पहली बात ऑप्टिमम पीएच होता है। इस पीएच के ऊपर और नीचे होने से इनकी एक्टिविटी में गड़बड़ी आ सकती है। ठीक है, और ये साथ में जो है बच्चों सबस्ट्रेट के जो भी हम सबस्ट्रेट डाल रहे हैं तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। एंजाइम हमेशा कैसे होते हैं, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए ही वो एंजाइम है, ऐसा नहीं कि वो एंजाइम तुम किसी और पे यूज करवा दो। मान लो कि तुम्हें प्रोटीन का डाइजेशन करवाना है, तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जो तुम एंजाइम यूज कर रहे हो ना, वही एंजाइम ही तुम्हारा प्रोटीन पे ही काम करेगा। तुम अगर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाने जाओगे तो वो एंजाइम काम नहीं करेगा। दैट मीन्स कि वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के साथ में बच्चों अभी हम करते हैं वो वाला क्वेश्चन जो हमारा बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। देखिए, find out a qualitative test for protein, fat and oils and amino acid and test any fruit juice, saliva, sweat and urine for them। हर एक के लिए देखो, फ्रूट जूस हो गया, सलाइवा, स्वेट, यूरिन, सबके लिए इनके ऊपर हमें टेस्टिंग करनी है। और पहले तो हम ये देख लेते हैं प्रोटीन, फैट, ऑयल और एमिनो एसिड की टेस्टिंग हम कर कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन के लिए अपन क्या करते हैं, बायूरेट टेस्ट करते हैं। कौन सा करते हैं, बायूरेट टेस्ट। बायूरेट टेस्ट में क्या होता है, जब भी अपन प्रोटीन में बायूरेट टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है ना, सोल्यूशन का कलर जो होता है, सोल्यूशन कलर जो होता है ना बच्चों, वो चेंज हो जाता है, लाइट ब्लू से पर्पल हो जाता है, लाइट ब्लू टू पर्पल ये कलर हो जाता है। तो ये बायूरेट टेस्ट होता है जो प्रोटीन के लिए किया जाता है। अगर कहीं पे भी प्रोटीन है तो प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन के प्रेजेंस की वजह से लाइट ब्लू कलर जो होता है वो पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ में अगर अपन फैट और ऑयल के लिए, फैट एंड ऑयल के लिए अगर अपन करें तो फैट और ऑयल के लिए बच्चों क्या हो जाता है हमारे पास में, ग्रीस टेस्ट हो जाता है। ग्रीस टेस्ट, ग्रीस टेस्ट होता है ऑयल के लिए, फॉर ऑयल। तो इसमें इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो होता है ना बच्चों, ट्रांसल्यूसेंट स्टेन होता है जो ब्लू पेपर के ऊपर, है ना, ब्लू पेपर के ऊपर ट्रांसल्यूसेंट स्टेन हो जाता है। दिस कैन बी दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑयल एंड फैट। ऑयल और फैट अगर कहीं पे प्रेजेंट है तो हम ग्रीस टेस्ट या ऑयल ग्रीस टेस्ट के लिए ऑयल की टेस्टिंग के लिए हम ग्रीस टेस्ट कर सकते हैं। ग्रीस टेस्ट के अंदर क्या हो जाता है, सर्टेन ऑयल जो होता है, कोई भी पर्टिकुलर ऑयल अगर ग्रीस टेस्ट पॉजिटिव आएगा दैट मीन्स कि उसने क्या किया है, ट्रांसल्यूसेंट स्टेन छोड़ा है ब्लू पेपर के ऊपर, ट्रांसल्यूसेंट स्टेन ऑन ब्लू पेपर। ठीक है, तो ये हो गया फैट और ऑयल के लिए। इसी के साथ में बच्चों हमारे पास में एमिनो एसिड के लिए भी एक आता है। एमिनो एसिड के लिए हम क्या कर सकते हैं, निनहाइड्रिन टेस्ट कर सकते हैं। निनहाइड्रिन टेस्ट ये आपकी केमिस्ट्री में आ जाता है, तो आपको इतना ज्यादा यहाँ पर लोड लेने की जरूरत नहीं, इसलिए एनसीईआरटी में गिवन भी नहीं है, तो इतना ज्यादा लोड मत लेना कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आ गए। निनहाइड्रिन टेस्ट जो होता है ना बच्चों, ये आपके लिए किया जाता है इसमें एमिनो एसिड के लिए। निनहाइड्रिन रिएजेंट के अंदर जब भी हम एमिनो एसिड के अंदर निनहाइड्रिन रिएजेंट को शामिल करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सोल्यूशन का कलर जो होता है ना बच्चों, वो पिंक से पर्पल में या फिर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो सोल्यूशन का कलर कैसे कन्वर्ट होगा, पिंक से पर्पल या फिर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है निनहाइड्रिन टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके का हो जाता है आपके पास में। तो अभी अपन अगर इन सब के ऊपर टेस्ट देखें, फ्रूट जूस के अंदर, सलाइवा के अंदर, स्वीट और यूरिन के अंदर, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों फ्रूट जूस की, कहाँ गया क्वेश्चन, सबसे पहले बच्चों हम बायूरेट टेस्ट करते हैं। बायूरेट टेस्ट मतलब जो प्रोटीन वाला टेस्ट था। बायूरेट टेस्ट अगर मैं मान लो फ्रूट जूस पे करती हूँ, ठीक है, फ्रूट जूस पे करती हूँ, तो फ्रूट जूस पे बायूरेट टेस्ट करने पर क्या हो जाता है ना बच्चों, यहाँ पर चेंज हो जाता है कलर, सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। कहाँ से, लाइट ब्लू से पर्पल में कलर चेंज
हो जाता है। और इस वजह से क्या हो जाता है ना बच्चों, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हाँ प्रेजेंस है किसकी, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, मतलब फ्रूट जूस में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसी के साथ में बच्चों अगर सलाइवा की बात करूं तो सलाइवा के अंदर भी बच्चों ये कलर चेंज हो जाता है, और कलर चेंज हो जाने की वजह से हम बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन है। अगर मैं बात करूं स्वेट की, तो स्वेट के अंदर बच्चों ये कलर चेंज नहीं होता, और कलर चेंज नहीं करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो एब्सेंट है। अगर मैं यूरिन की बात करूं तो यूरिन में ये टेस्ट करवाने पर ये कलर चेंज हो जाता है, और साथ ही में बोल सकते हैं प्रेजेंस है प्रोटीन का। बायोरेट टेस्ट करने के बाद में हम ग्रीस टेस्ट की बात करते हैं, तो ग्रीस टेस्ट जो होता है ना फैट और ऑयल के लिए किया जाता है। फैट और ऑयल में अगर अपन फ्रूट जूस की बात करें तो फ्रूट जूस के अंदर क्या होता है ना बच्चों, यहाँ पर जो होता है कोई भी कलर चेंज नहीं होता, ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट कभी भी नहीं दिखाई देता ब्लू पेपर के ऊपर। तो ब्लू पेपर के ऊपर नो ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो होता है फैट एंड ऑयल जो होता है वो इसके अंदर नहीं होता फ्रूट जूस के अंदर। अगर अपन बात करें सलाइवा के अंदर फैट एंड ऑयल होता है, तो सलाइवा की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर भी कोई चीज ऑब्जर्व नहीं होती, मतलब यहाँ पर भी नहीं होता। ठीक है, ऑयल और फैट सलाइवा में भी नहीं होता। अगर अपन स्वीट नहीं स्वेट की बात करें, स्वेट जो होता है यहाँ पर ऑयल की प्रेजेंस होती है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलूसेंट कलर दिखाई देता है ब्लू पेपर के ऊपर, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं फैट एंड ऑयल प्रेजेंट होते हैं। और यूरिन जो होता है ना, फैट यहाँ पर जो होता है यूरिन के अंदर, यूरिन में जैसे ही अपन ये ग्रीस टेस्ट करते हैं तो हल्का सा स्लाइटली ऑयली प्रेजेंस आता है, स्लाइटली ऑयली मतलब बिल्कुल छोटा सा हल्का सा कलर अपन को दिखाई देगा, तो हम बोल सकते हैं स्लाइटली ऑयली प्रेजेंस होती है यहाँ पर। तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट मे बी प्रेजेंट, फैट हो सकता है फैट हो और हो सकता है ना हो, मे बी और मे बी नॉट। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं इसके अंदर ग्रीस टेस्ट इन चारों के अंदर। उसके बाद में बच्चों अगर अपन निनहाइड्रिन टेस्ट की बात करें, निनहाइड्रिन टेस्ट की, तो निनहाइड्रिन टेस्ट जो होता है ना वो उसकी अगर हम बात करें तो फ्रूट जूस में सबसे पहले देखेंगे निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन टेस्ट एमिनो एसिड के लिए किया जाता है। तो फ्रूट जूस के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पर जो होता है वो चेंज हो जाता है कलर का। आपको पता है यहाँ पर जो पर्पल जो होता है, पर्पल या पिंक से ब्लू कलर में चेंजेस हो जाता है। पिंक से अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो पिंक से ब्लू का कन्वर्जन जो होता है ना वो क्या हो जाता है, अच्छा मैंने एक सेकेंड यहाँ पर कुछ और लिखवा दिया, 1 सेकेंड बेटा, ये जो है ना आप थोड़ा सा इरेज करना। पिंक से ब्लू होता है, पिंक से पर्पल ब्लू नहीं होता। पिंक स्लैश पर्पल कर लो, यहाँ पर पिंक या फिर पर्पल कोई सा भी 2 कलर होते हैं, इससे किस में कन्वर्जन होता है, ब्लू से। तो दिस इज द निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन टेस्ट में फ्रूट जूस जो होता है ना यहाँ पर कलर चेंजेस होते हैं। ठीक है, कलर चेंज का कॉलम है ये, एंड साथ में प्रेजेंस का कॉलम है ये। तो यहाँ पे प्रेजेंस है कि नहीं, कलर चेंज हुआ तो प्रेजेंस है। अगर अपन सलाइवा की बात करते हैं तो सलाइवा के अंदर बच्चों कलर चेंज जो होता है ना वो यहाँ पे भी होता है, मतलब यहाँ पर भी अमीनो एसिड होता है। लेकिन अगर स्वेट की बात करूँ मतलब पसीने की बात करूँ तो पसीने में कोई कलर चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे प्रेजेंस नहीं होती। अगर मैं यूरिन की बात करूँ तो यूरिन जो होता है ना बच्चों यहाँ पर भी होगा, कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो होती है वो अमीनो एसिड की प्रेजेंस होती है। तो ये जो होता है आपका डिपेंड करता है यहाँ पर इस तरीके से। तो आप इस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, और रट्टाफिकेशन वाला है, आई नो। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपके एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस हो जाते हैं इस चैप्टर के बायोमोलिक्यूल्स के। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।